वित्तीय लेखांकन के अध्याय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन, जिसकी ये वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। इसके वीडियो लेक्चर भाग 11 में हम एक नए प्रश्न को हल करेंगे। इस चैप्टर के ये 11वीं कड़ी है, जिसमें पहले भाग में हमने बेसिक बातों पर बात की थी। दूसरे पर हमने विघटन के संबंध में जो लेखे होते हैं उसकी जनरल एंट्री के संबंध में बात की। भाग 3 से लेकर भाग 8 तक हमने विभिन्न खातों को बंद करने वाले अलग अलग फ्लेवर के क्वेश्चन किए, जिसमें जनरल एंट्री भी थी। लेकिन पिछले 2 भाग से भाग 9 और 10 यहाँ से हमने खातों से हटकर साझेदारों के बीच में कैश डिस्ट्रीब्यूशन, रोकड़ वितरण के विवरण पर बात की। हमें मालूम है कि इसकी 3 पद्धतियाँ हैं। वीडियो लेक्चर भाग 9 में हमने पहली पद्धति प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, आनुपातिक पूंजी विधि को सीखा। वीडियो लेक्चर भाग 10 में हमने नोशनल और मैक्सिमम लॉस मेथड, अधिकतम हानि विधि को समझा और उससे संबंधित प्रश्न को हल किया। आज हम इसकी अंतिम विधि गार्नर बनाम मरे नियम को देखेंगे। इस नियम की विस्तृत व्याख्या आने वाले वीडियो में करेंगे। आज केवल इतना समझ लीजिए कि रोकड़ का वितरण, चाहे वो आनुपातिक पूंजी विधि हो, चाहे अधिकतम हानि विधि हो, चाहे गार्नर बनाम मरे नियम के अनुसार रोकड़ बांटा जाए, क्रम वही रहेगा। पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज, फिर पार्टनर्स लोन और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल को जब हम पेमेंट करेंगे तभी विधि की शुरुआत होती है। उसके पहले तीनों विधियों में एक्सटर्नल लायबिलिटी और पार्टनर्स लोन एक समान किया जाता है। गार्नर बनाम मरे विधि में पार्टनर्स को पेमेंट करने के पहले लॉस ऑन रियलाइजेशन निकाला जाता है। पार्टनर्स को जितनी पूंजी वापस करनी है, सभी पार्टनर्स को मिलाकर, उसमें फर्म के पास जो अवेलेबल अमाउंट है उसको माइनस किया जाता है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन निकलता है। इस लॉस ऑन रियलाइजेशन को पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है और पूंजी से घटा दिया जाता है। अगर धनात्मक है तो फर्म के पास उपलब्ध अमाउंट का पेमेंट कर दिया जाता है। लेकिन यदि किसी पार्टनर्स का कैपिटल डेफिसिट करता है, ऋणात्मक होता है, तो बाकी पार्टनर्स उस डेफिसिट को, उस पार्टनर्स के पूंजी की कमी को चिट्ठे में दिए गए पूंजी अनुपात में वहन करते हैं। और ऐसा वो तब तक करते हैं जब तक पार्टनर्स की पॉजिटिव पूंजी ना हो जाए। जैसे ही पॉजिटिव होती है वैसे ही उपलब्ध राशि उसको पेमेंट कर दी जाती है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिएगा। अगर कहीं कुछ वो है तो वीडियो को पॉज करके, रुक कर आप समझकर आगे बढ़िए। जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि स्लाइड के कुछ फिगर छोटे हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा है, फिगर छोटे आते हैं, तो शायद वो रनिंग वीडियो में समझ में ना आए। इसलिए वीडियो को पॉज करके, फिगर को देख के, अंकों को देखकर, उसको समझकर ही आगे वीडियो को देखना चाहिए। मूल उद्देश्य है कि मेथड समझ में आना चाहिए, प्रश्न आपसे हल होने चाहिए। तो मैं डॉक्टर एल एन वर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज,
भाटागांव रायपुर। साझेदारी फर्म का विघटन में साझेदारों के बीच रोकड़ वितरण का विवरण पत्र की तीसरी और अंतिम विधि गार्नर बनाम मरे नियम का प्रश्न हल करने के लिए उपस्थित हूं। तो चलिए प्रश्न लेते हैं, लेकिन इसके की नोट्स आखिरी में एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा। प्रश्न लें। क्वेश्चन है XYZ 3 साझेदार हैं, उनकी 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी गई है। इस डेट को फर्म डिजॉल्व हो रही है, फर्म का विघटन हो रहा है। एसेट साइड में स्टॉक मशीन देनदार की कुल 1 लाख की संपत्ति है। लायबिलिटी साइड में एक्सटर्नल लायबिलिटी के रूप में लेनदार हैं 30,000 के। सामान्य संचय है 6,000 का। Y और Z का लोन अकाउंट है 3,000 और 2,000 का, और XYZ की पूंजी खाते का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ पर है 5 इंस्टॉलमेंट में वसूली हो रही है। व्यय नहीं दिए गए हैं, मतलब ये नेट अमाउंट है। अगर व्यय दिए रहते तो उसको घटा के नेट अमाउंट हम प्राप्त करते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 7,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 8,000, फोर्थ इंस्टॉलमेंट 30,000 एंड फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 22,500। आपको साझेदारों के बीच में गार्नर बनाम मरे नियम का पालन करते हुए रोकड़ वितरण का विवरण पत्र बनाना है, जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। तो देखें, तो जो बैलेंस शीट के अनुसार क्रेडिटर्स 30,000, वाई लोन 3,000, जेड का लोन 2,000, एक्स, वाई और जेड का कैपिटल का बैलेंस 12,000, 23,000 एंड 24,000 है। जनरल रिजर्व जो कि 6,000 का है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में बांट दिया गया है, 3,000, 2,000, 1,000। और इस प्रकार न्यू बैलेंस आया है कि क्रेडिटर्स का पुराना ही बैलेंस है 30,000, वाई लोन और जेड लोन का भी पुराना बैलेंस है 3,000 एंड 2,000। एक्स, वाई, जेड की पूंजी शेयर ऑफ जनरल रिजर्व का अमाउंट जुड़ने के कारण बढ़ गया है। एक्स का 15,000 हो गया है, वाई का 25,000 एंड जेड का 25,000। चलिए, पहला इंस्टॉलमेंट 25,000 का आया है, तो सीधे सीधे एक्सटर्नल लायबिलिटी क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया, और इस प्रकार 30,000 के क्रेडिटर्स में 25,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमने पेमेंट किया, तो क्रेडिटर्स 5,000 का बैलेंस है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 7,000 का है। इसमें से 5,000 क्रेडिटर्स का जो बैलेंस था वो हमने पेमेंट कर दिया। हमारे पास 2,000 कैश इन हैंड है और क्रेडिटर्स का बैलेंस जीरो हो गया, नील हो गया। अब हमारे पास 2 पार्टनर्स के लोन हैं, वाई और जेड के 3,000 और 2,000, टोटल 5,000 के, लेकिन फर्म के पास अमाउंट अवेलेबल है केवल 2,000। तो अगर किसी एक पार्टनर्स को हम पेमेंट करेंगे तो दूसरा सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए नियम ये है कि दोनों पार्टनर्स को उनके लोन अमाउंट के प्रोपोर्शन में पेमेंट करना है। तो इनका लोन अमाउंट है 3,000, 2,000, तो हमने ये अवेलेबल अमाउंट 2,000 को 3:2 रेशियो में इनको पेमेंट किया है। तो वाई को पेमेंट हुआ है 1,200 का, जेड को पेमेंट हुआ है 800 का। वाई का लोन अमाउंट 3,000 में से 1,200 का पेमेंट हुआ तो 1,800 का बचा। जेड का 2,000 लोन में से 800 का पेमेंट हुआ तो 1,200 का बचा हुआ है। कैपिटल बैलेंस एज इट इज पहले के समान 15,000, 25,000 एंड 25,000 है। यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका पेमेंट हो गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट है 8,000 का, तो इसमें से 3,000 जो इनका पार्टनर्स लोन अमाउंट बचा हुआ था वो हम दे देते हैं। तो वाई का 1,800 बैलेंस था, उसको हमने फुल पेमेंट किया तो उसका अमाउंट लोन अमाउंट का 0 हो गया। और जेड का लोन अकाउंट 1,200 बैलेंस था, वो हमने पेमेंट किया तो इसका लोन अकाउंट भी क्लोज हो गया। तो क्रेडिटर्स वाई का लोन और जेड का लोन अकाउंट क्लोज हो चुका है। और 8,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट था, उसमें से 3,000 हमने लोन अकाउंट को पेमेंट किया है। तो फर्म के पास कैश इन हैंड 5,000 बचा है,
जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पेमेंट किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पेमेंट करने के पहले हर विधि में कुछ किया जाता है। अनुपातिक पूंजी विधि में सरप्लस ऑफ कैपिटल निकाला गया, मैक्सिमम लॉस मेथड में अधिकतम हानि निकाली गई और गवर्नर बनाम मरे नियम में रियलाइजेशन का लॉस निकाला जाएगा। तो टोटल पूंजी है 15,000, 25,000 एंड 25,000, टोटल 65,000। लॉस ऑन रियलाइजेशन निकालने के लिए कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स लेस कैश इन हैंड। तो टोटल बैलेंस ऑफ कैपिटल है ऑल पार्टनर्स का 65,000, कैश इन हैंड है 5,000, तो रियलाइजेशन का लॉस है 60,000। ये रियलाइजेशन का लॉस 60,000 पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में हमने डिवाइड किया। तो एक्स के शेयर में आया 30,000, वाई के शेयर में आया 20,000 एंड जेड के शेयर में आया 10,000। इनका कैपिटल जिसको हमने ए मार्क किया है वो है एक्स का 15,000, शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस 30,000 माइनस किए तो माइनस 15,000 बचा। ए मार्क किया हुआ कैपिटल बैलेंस वाई का है 25,000, शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस 20,000, तो इसका पॉजिटिव 5,000 बैलेंस है। जेड का 25,000 जो कि ए मार्क किया है हमने, शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस 10,000 उसमें से माइनस किया तो पॉजिटिव 15,000 बैलेंस है। ये बैलेंस जो हम देखते हैं तो इसमें एक्स का माइनस में है, माइनस 15,000। तो ये पूंजी की कमी है। तो इस डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को जो कि एक्स की है, इसको वाई और जेड वहन करेंगे अपने चिट्ठे में दिए गई पूंजी अनुपात में। बैलेंस शीट में जो पूंजी दी है उसमें, बैलेंस शीट में पूंजी का मतलब होता है कि बैलेंस शीट की पूंजी प्लस शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस। इसमें रियलाइजेशन लॉस को एडजस्ट नहीं किया जाता है। तो यहां पर देखें तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 3:1 है, लेकिन कैपिटल रेशियो 25,000 मीन्स 1:1 है। तो एक्स की पूंजी की कमी 15,000 को वाई और जेड बराबर अनुपात 1:1 में वहन कर रहे हैं। तो वाई का जो 5,000 बचा हुआ था यहाँ पर, उसमें एक्स की डिफिशियंसी को क्या आधा भाग वहन किया है इसने 7,500, तो इसका बैलेंस आ रहा है -2,500। जबकि जेड का 15,000 बचा हुआ था और एक्स के डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल का हाफ पार्ट 7,500 ये वहन कर रहा है, तो इसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 7,500 बच रहा है। अब फिर वाई और जेड में वाई की पूंजी की कमी दिख रही है जो निगेटिव है 2,500, तो नेचुरली इसको वहन करेगा जेड। तो वाई के 2,500 माइनस कैपिटल को जेड वहन कर रहा है, तो जेड की पूंजी 7,500 से कम होकर 5,000 हो गई। अब ये पॉजिटिव है और फर्म के पास जो कैश अवेलेबल है वो भी 5,000 है, तो कैश इन हैंड जो फर्म के पास है वो हम जेड को पेमेंट कर दे रहे हैं। ये जो पेमेंट है इसको हमने बी मार्क किया है। तो ए ओपनिंग कैपिटल था और बी पेमेंट है, तो बैलेंस सी बचेगा ए माइनस बी। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल 15,000 ए था एक्स का, पेमेंट कुछ नहीं हुआ, बी 0 है, तो इसका सी 15,000। वाई का 25,000 था, पेमेंट इसका बी 0 है, तो इसका बैलेंस सी 25,000। जेड का ए बैलेंस था 25,000, पेमेंट हुआ है बी 5,000, तो ए माइनस बी इक्वल टू सी, ये बचा है 20,000। ये थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद का बैलेंस है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट है 30,000 का। फिर हम देखते हैं ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट कैसे इन हैंड आ गया 30,000। रियलाइजेशन का लॉस ये मान के चला जाता है कि आगे कोई भी वसूली नहीं होगी। तो अब कैपिटल का बैलेंस है 15,000, 25,000 एंड 20,000, टोटल 60,000। तो रियलाइजेशन लॉस कैलकुलेशन करते हैं, कैपिटल बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स 60,000 लेस कैश इन हैंड 30,000, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन 30,000।
ये जो रियलाइजेशन का लॉस 30,000 है, ये फिर साझेदारों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि यहाँ पर 3:1 है उसमें बांटा हमने। तो एक्स के शेयर में आया 15,000, वाई के शेयर में आया 10,000 और जेड के शेयर में आया 5,000। जो अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद जो कैपिटल बैलेंस था उसको हमने सी मार्क किया था, जो कि एक्स का 15,000 था। उसमें से शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस 15,000 को माइनस करते हैं तो इनका कैपिटल बैलेंस यहाँ पर 0 हो गया। सी मार्क किया हुआ वाई का कैपिटल बैलेंस 25,000 था, जिसमें शेयर ऑफ रियलाइजेशन का लॉस 10,000 माइनस करने के बाद इनका पॉजिटिव 15,000 बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में। जबकि सी मार्क किया हुआ जेड का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 20,000 और उसमें शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस 5,000 माइनस करने के बाद पॉजिटिव 15,000 का बैलेंस है। तो इस रियलाइजेशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद किसी भी पार्टनर्स का माइनस में बैलेंस नहीं है, दोनों का पॉजिटिव है। तो इनका जो पॉजिटिव बैलेंस का टोटल है वो फर्म के पास अवेलेबल अमाउंट के बराबर होगा। फर्म के पास अवेलेबल है 30,000, जो हमने वाई और जेड को 15,000 दिया है, जो कि इनका पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है। ये जो पेमेंट हमने किया है इसको हमने डी मार्क किया है। थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद बैलेंस सी था, जो कि एक्स का 15,000 था। पेमेंट फोर्थ इंस्टॉलमेंट का डी है, जो कि यहाँ पर नील है। तो एक्स का फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद सी माइनस डी इक्वल टू ई। फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद एक्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो 15,000 बचा है। वाई का सी थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद बैलेंस था 25,000। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में इनको 15,000 का पेमेंट किया गया डी, और इनका ई फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद का कैपिटल बैलेंस 10,000 बचा है। थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद का सी कैपिटल बैलेंस जेड का 20,000 था। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में इनको 15,000 का पेमेंट किया गया, जिसको हमने डी मार्क किया है। तो ई मार्क किया हुआ फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद का बैलेंस ऑफ कैपिटल इनका 5,000 बचा। तो अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट के बाद जिसको हमने ई मार्क किया है, कैपिटल बैलेंस है एक्स का 15,000, वाई का 10,000 एंड जेड का 5,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट है 22,500 का। ये हम ई वाला मार्क किया हुआ बैलेंस को यहाँ पर ले आए हैं, 15,000, 10,000 एंड 5,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट कैश इन हैंड है 22,500। हर इंस्टॉलमेंट के बाद साझेदारों को पूंजी खाते में पेमेंट करने के पहले हम रियलाइजेशन लॉस निकालते हैं। तो यहाँ भी निकालेंगे रियलाइजेशन लॉस, यदि आगे कोई वसूली नहीं है यह मानकर। तो टोटल कैपिटल बैलेंस यहाँ पर बच रहा है 30,000 तीनों पार्टनर्स का मिलाकर। उसमें कैश इन हैंड 22,500 को हमने माइनस किया, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन बच रहा है 7,500। ये रियलाइजेशन लॉस 7,500 ये साझेदारों के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक्स के शेयर में आ रहा है लॉस ऑन रियलाइजेशन 3,750, वाई के शेयर में आ रहा है 2,500 और जेड के शेयर में आ रहा है 1,250। जो इनका ई कैपिटल बैलेंस था उसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 15,000 एक्स के में से शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस 3,750 को माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 11,250। वाई का ई बैलेंस था कैपिटल का 10,000, रियलाइजेशन का लॉस का जो इसका हिस्सा है 2,500 माइनस करने के बाद पूंजी बच रही है 7,500। और जेड की पूंजी थी चौथे इंस्टॉलमेंट के बाद जिसको हमने ई मार्क किया था 5,000। पांचवें इंस्टॉलमेंट के समय का वसूली से जो हानि है वो 1,250, उसको माइनस करते हैं तो इसका पूंजी खाता का शेष बचता है 3,750। तीनों की पूंजी खाते का शेष पॉजिटिव है, धनात्मक है, कहीं नेगेटिव नहीं है। इसलिए इन तीनों को जो बैलेंस बचा है यही पेमेंट होगा। और ये जो तीनों का पॉजिटिव बैलेंस है इसका टोटल फर्म के पास कैश इन हैंड होगा। फर्म के पास फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का 22,500 है, जिसको पेमेंट को हमने एफ मार्क किया है।
वो पेमेंट करते हैं एक्स को 11,250, वाई को 7,500 एंड जेड को 3,750। ये एफ पेमेंट है। इस पांचवें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जिसको हमने एफ मार्क किया था, उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का बचता है, मतलब ई चौथे इंस्टॉलमेंट के बाद का बैलेंस था, एफ पांचवें इंस्टॉलमेंट का पेमेंट था, और जी जो बचेगा ई माइनस एफ बराबर जी, ये पांचवें इंस्टॉलमेंट के बाद का बैलेंस ऑफ कैपिटल कहलाएगा। तो इसका था 15,000 ई, 11,250 पेमेंट हमने किया, तो बैलेंस बचा 3,750। वाई का 10,000 था, जिसमें से 7,500 हमने पेमेंट किया, तो इसका 2,500 पूंजी खाते का शेष है। और जेड का 5,000 रुपये पूंजी थी, जिसमें से 3,750 रुपये पेमेंट किया, तो इसका पूंजी खाते का शेष 1,250 रुपये बचा हुआ है। चूंकि ये आखिरी इंस्टॉलमेंट था, इसके बाद कोई वसूली नहीं है, तो अब ये जो कैपिटल का बैलेंस है, फाइनल बैलेंस है, यही लॉस ऑन रियलाइजेशन का शेयर है। वसूली से जो हानि हुई है उसमें इनका हिस्सा है, जो कि 3-2-1 अनुपात में बटा हुआ है, और यही संतुष्टि का कारण भी है। देखें किस साझेदार को क्या मिला। तो ये इनकी पूंजी थी 12,000, 23,000, 24,000। सामान्य संचय का हिस्सा हमने इसमें जोड़ा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3,000, 2,000, 1,000। इनकी पूंजी बढ़ के हो गई 15,000, 25,000, 25,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 का था, जो हमने क्रेडिटर्स को दिया, और इसलिए किसी साझेदार के पूंजी खाते में कोई पेमेंट नहीं हुआ। सेकंड इंस्टॉलमेंट 7,000 का था, जिसमें से 5,000 हमने क्रेडिटर्स को दिया, और 2,000 दो पार्टनर्स के लोन अमाउंट के प्रपोर्शन में उनके लोन अमाउंट को पेमेंट किया, और इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कोई पेमेंट नहीं हुआ। थर्ड इंस्टॉलमेंट 8,000 का था, जिसमें से 3,000 पार्टनर्स लोन अकाउंट को पेमेंट हुआ, और शेष बचा हुआ 5,000 वो जेड कैपिटल को पेमेंट हुआ। फोर्थ इंस्टॉलमेंट 30,000 का था, जिसमें से वाई को 15,000 और जेड को 15,000 का पेमेंट हुआ। और लास्ट इंस्टॉलमेंट 22,500 का था, जिसमें से एक्स को 11,250 और वाई को 7,500, जेड को 3,750 का पेमेंट हुआ। इस प्रकार इनका जो बैलेंस ऑफ कैपिटल है, जिसको हम अब लॉस ऑन रियलाइजेशन का हिस्सा कह रहे हैं, वो है 3,750 एक्स का, वाई का 2,500, जेड का 1,250, जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1 में है। देखें तो टोटल एसेट्स थी 1 लाख रुपए की, और 5 किस्त में मिला के कुल वसूली हुई 92,500, और कुल जो हानि हुई है वो 7,500 की है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स के बीच में बटी है, और यह संतोषप्रद कहा जा सकता है। इसको समरी में देख लें एक बार। ये बैलेंस है, जनरल रिजर्व का अमाउंट जोड़ा गया है, ये न्यू बैलेंस आ गया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 का, जो कि क्रेडिटर्स को दिया गया। सेकंड इंस्टॉलमेंट 7,000 का, जिसमें से 5,000 का क्रेडिटर्स को देकर उसका बैलेंस नील किया गया। 2,000 में से 1,200 रुपये वाई के लोन को और 800 रुपये जेड के लोन को पेमेंट किया गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट 8,000 में 1,800 रुपये वाई के लोन को, 1,200 रुपये जेड के लोन को पेमेंट किया गया, और बचा हुआ 5,000 रुपये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। और यहीं पर हमने रियलाइजेशन लॉस आगे वसूली ना मानते हुए की, तो टोटल कैपिटल बैलेंस था 65,000, जिसमें कैश इन हैंड को हमने माइनस किया 5,000, तो 60,000 वसूली से हानि आई, जिसको हमने साझेदारों के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर किया। इसको घटाने के बाद एक्स की पूंजी ऋणात्मक हो गई 15,000, जेड की पूंजी बची 5,000, वाई की पूंजी बची 5,000 और जेड की पूंजी बची 15,000। एक्स की पूंजी माइनस जो है उसको वाई और जेड चिट्ठे में दिए गए पूंजी 25:25 अर्थात 1:1 में वहन किया, आधा आधा। तो एक्स का तो निगेटिव का नील हो गया, लेकिन वाई का जो 5,000 पॉजिटिव था वो निगेटिव में आ गया 2,500, और जेड का 15,000 का घट के हो गया 7,500। जेड की जो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 2,500 है,
जिसको हम निगेटिव बोल रहे हैं, उसको अब जेड ने वहन किया और जेड की जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 7500 था वो इसको वहन करने के बाद 5000 का हो गया और थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो कैश इन हैंड फर्म के पास अवेलेबल है वो भी 5000 है, तो हमने जेड को पेमेंट कर दिया और इस प्रकार थर्ड इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद बैलेंस है कैपिटल का 15,000, 25,000 एंड 20,000। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आए तो इसमें 30,000 का हुआ है। रियलाइजेशन का लॉस निकाला हमने तो पार्टनर्स को देना है 60,000, कैश इन हैंड है 30,000। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन 30,000 जो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिवाइड किया तो एक्स का कैपिटल का बैलेंस बचा 0, वाई का 15,000 और जेड का 15,000, दोनों पॉजिटिव है। ये दोनों का 15 30,000 होता है और फर्म के पास अवेलेबल अमाउंट भी 30,000 है, इसलिए वाई और जेड को पेमेंट कर दिया गया। चौथे इंस्टॉलमेंट के बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था एक्स 15,000, वाई 10,000 और जेड 5,000। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 22,500, वैसे ही रियलाइजेशन का लॉस निकाला जो कि 7,500 का निकला, जो पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा गया और उनके पूंजी खाते का जो बैलेंस बचा वो थर्ड इंस्टॉलमेंट में फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में प्राप्त राशि के बराबर है, तो उसको उनके बैलेंस के बराबर पेमेंट कर दिया गया। फाइनल जो बैलेंस ऑफ कैपिटल है जिसको लॉस ऑन रियलाइजेशन बोल रहे हैं वो 3,750, 2,500 और 1,250 है, जो कि 3:1 के रेशियो में है। यहां पर आपका प्रश्न हल हो जाता है। कीवर्ड्स ये है कि अधिकतम हानि विधि और गार्नर बनाम मरे विधि में कोई अंतर नहीं है, केवल एक बिंदु पर अंतर है कि वहां मैक्सिमम लॉस नाम दिया गया है, यहां पे रियलाइजेशन का लॉस नाम दिया गया है। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एक बिंदु पर अंतर है जो कि डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, किसी साझेदार की अगर ऋणात्मक पूंजी हो जाती है तो उसको जो बाकी सक्षम साझेदार हैं वो अधिकतम हानि विधि में लाभालाभ अनुपात में वहन करते हैं, जबकि गार्नर बनाम मरे विधि में वह पूंजी अनुपात में वहन करते हैं। केवल एक ही बिंदु में यह अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। आपको बता दूं कि जो अधिकतम हानि विधि का प्रश्न था वही प्रश्न गार्नर बनाम मरे नियम के अनुसार अभी हमने हल किया है। तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। दिखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा जरूर दिखता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको आनंद आएगा। चलिए लीजिए फायदा। धन्यवाद।